अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उमान और आप देख रहे हैं कार आइलैंड। आज बाइक वॉक अराउंड सीरीज़ में जिस बाइक का वॉक अराउंड मैं करने जा रहा हूं काफ़ी फेमस है 150 सीसी कैटेगरी में। ये है होंडा का CB 150F। इससे पहले हमने अब्दुल्ला का GS 150 SC रिव्यू किया था, तो ये उसी सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है क्योंकि काफ़ी सारे अभी पाकिस्तान में पॉपुलर 150 सीसी बाइक्स हैं। तो उसमें सेकंड बाइक जो हमारे हाथ अभी लगा है वो ये है 150F CB 150F। इस बाइक का वॉक अराउंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बाइक का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर वो जो हमारा स्टैंडर्ड है जो वीडियो का उसे लेके चलेंगे। सबसे पहले लुक्स, इंजन और फिर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो ये बाइक होंडा एटलस ने पाकिस्तान में 2017 में लॉन्च किया था 2017 में, जिसके बाद ये फिर इसकी अभी तक रीइंकारनेशन जो है 2021 के एंड तक वो ये है। इसमें अभी एक नया कलर वेरिएंट भी इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि ग्रे और ऑरेंज है और वो लेटेस्ट वर्जन है SE का। तो ये बाइक बेसिकली एक 125 सीसी था जो कि YBR की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद, जिसने मार्केट 125 सीसी की होंडा की डिस्टर्ब कर रही थी, उसके बाद उन्होंने फिर उसके मुकाबले के लिए इस स्टाइलिंग के लिए एक ये बाइक निकाला था। तो बेसिकली ये बाइक होंडा चाइना के पास गया था और उनकी एक सब्सिडरी ने इसको पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया था और फिर अब ऑफिशियली ये होंडा एटलस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये बाइक, इसमें 3 कलर्स अभी तक आ रहे हैं, ब्लैक और रेड। फिर इसमें जो SE वेरिएंट है वो है ग्रे एंड ऑरेंज और फिर जो थर्ड है वो ब्लैक और ऑरेंज है। तो ये 3 इसमें कलर वेरिएंट्स हैं और इसके 2 बेसिकली मॉडल्स आते हैं, 150F और 150 SE। SE जैसे मैंने बताया ग्रे और ऑरेंज है और उसकी प्राइस तकरीबन 3000 रुपये स्टैंडर्ड वाले से ज़्यादा है, सिर्फ बस ग्राफिक्स का और कलर्स का फ़र्क है। तो इस बाइक का प्राइस ब्रैकेट जो इस बाइक की रखी गई है वो है 2,95,000 2,95,000। ये SE की प्राइस है। जैसे मैंने पहले बताया जो 150F सिंपल है, अगर आप उसको ब्लैक और रेड में लेते हैं तो वो आपको 2,92,300 रुपये का पड़ता है और नंबर वगैरह लगवा के ये 3,10,000 रुपये तक आपको ये बाइक कॉस्ट करता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बाइक के बेसिकली 3 कंपेटिटर्स यहाँ पे माने जाते हैं जो कि GR 150 है, हाई स्पीड इन्फिनिटी है और फिर एक रोड प्रिंस का भी 150 आता है हमारे पास। ये तीनों यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। चाइनीज़ उसमें 2 आ जाते हैं, हाई स्पीड इन्फिनिटी और जो रोड प्रिंस 150 है। तो फिर उसके बाद अगर आप इम्पोर्टेड में जाएँ तो TNT 150 आ रहा है इस वक्त। इस बाइक की प्राइस सेकंड नंबर पे आती है अगर आप प्राइस पॉइंट से लेके चलें। GR 150 सबसे महंगा है 3,30,000 रुपये और रोड प्रिंस इससे थोड़ा सा कम है 2,60,000 रुपये। ऑल्दो एक और 150 सीसी भी एग्जिस्ट करता है जो कि GS 150 है, लेकिन वो स्टाइलिंग के लिहाज से इस सेम कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करता, वो थोड़ा सा रेट्रो स्टाइल्ड है। जबकि अगर हम स्पोर्टी स्टाइल्स में आएँ तो हमारे पास जो पहले मैंने 2 बाइक्स मेंशन किए थे वो हैं। लुक्स हमेशा से सब्जेक्टिव ही रही हैं, मुझे थोड़े से ज़्यादा कैफ़े रेसर या स्क्रैम्बलर बाइक्स ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैं हमेशा से हाई स्पीड इन्फिनिटी की तरफ इंक्लाइन था। लेकिन उसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो इस बाइक में पूरे होते हैं और ख़ास तौर पे एक सरप्राइजिंग फैक्ट इस बाइक के बारे में जो मुझे अभी जाके पता चला है काफ़ी टाइम बाद, तो उसको भी जब हम इंजन कंपार्टमेंट इसका डिस्कस करेंगे तो फिर उसको हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं इस बाइक की लुक्स देखते हैं और क्या चीज़ें जो सेलेंट फीचर्स हैं इस बाइक के अभी तक जो आ रहे हैं जो इसे एक बहुत ही हॉट सेलिंग बाइक बना रहे हैं। 3,10,000 रुपये में हमारे पास बात की जाती थी कि एक गाड़ी भी आ जाती है, तो अब देखते हैं कि क्या वजह है 3,10,000 रुपये में लोग एक बाइक ख़रीद रहे हैं। तो चलते हैं लुक से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे इस वीडियो को लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इस बाइक की लुक से जो इसका एक सेलिंग पॉइंट थी। तो बेसिकली आप इसको अगर कैटेगराइज करें एक क्रूज़र में तो ये उस कैटेगरी में फ़िट आता है, क्योंकि अगर आप देखें YBR को तो वो काफ़ी YBR G स्पोर्टी है और बहुत स्लिम सा बाइक है, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस और ख़ास तौर पे खड़ा हो तो ये उससे ज़्यादा मतलब आपको ब्रॉड लगेगा और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है इसकी ओवरऑल डिज़ाइन की वो इसके स्कूप्स हैं। या आपको इसके स्कूप्स सबसे पहले नज़र आएंगे। ये इंट्रोड्यूस YBR नहीं कराए थे, लेकिन इसमें ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के बने हुए हैं। इवन कि ये 6 इंच इसकी जो टैंक है उससे बाहर प्रोट्रूड करते हैं। तो ये स्कूप्स जिनके ऊपर 150X के ग्राफिक्स आपको नज़र आएंगे, बल्कि ये ग्राफिक्स आपको पूरे ही बाइक के ऊपर नज़र आएंगे। कंट्रास्टिंग ग्राफिक्स हैं, बड़े प्यारे लगते हैं और ये बाइक बेसिकली अपनी इन लुक्स की वजह से
काफ़ी होंडा की इस मार्केट में फेमस हुआ था। तो उसके बाद अगर आप आगे चलें तो फ्रंट पे और आपको रियर पे एक प्लास्टिक का एक मड गार्ड मिलता है, लेकिन फ्रंट वाला बॉडी कलर्ड है और उसके ऊपर आपको सेम वही ग्राफिक्स नज़र आते हैं। फिर उसी मड गार्ड के ऊपर एक आपके पास काफ़ी बड़ी सी लाइट है और इसमें आपको एक ख़ास चीज़ कि इसी लाइट के अंदर DRLs भी इंटीग्रेटेड है और जैसे कि इसमें पार्किंग लैम्प भी आता है और एक मेन जो स्टैंडर्ड आपका बल्ब आता है वो भी है। फिर आप उसके ऊपर देखें तो एक छोटा सा वाइज़र लगा हुआ है, बेसिकली ये स्टाइलिंग के लिए ही ऐड किया गया है। इसके ऊपर पीछे आपका इसका डिजिटल मीटर आ जाता है, उसके ऊपर ज़रा जाते हैं थोड़ी देर में। बाकी एक ख़ास चीज़ इसकी स्टाइलिंग में और थी कि इस बाइक के अंदर 5 स्पोक एलॉय व्हील्स आते हैं जो कि अभी इसमें ब्लैक कलर में है, लेकिन जो अभी रिसेंट जो ग्रे और ऑरेंज SE वेरिएंट आ रहा है उसमें वो ऑरेंज कलर के हैं, कंट्रास्टिंग है। तो वो काफ़ी थोड़ा सा मतलब जैसे ये बाइक मेच्योर एज के लोगों को टारगेट किया जा रहा था तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो मेरे ख्याल से होंडा ने थोड़ी यंगर जनरेशन को अपील करने के लिए इतने वाइब्रेंट कलर्स की तरफ गए थे। बाकी फिर आप यहाँ पे आएँ तो इसकी सीट इसकी ट्रेडिशनल सिंगल पीस सीट है, काफ़ी अच्छी है और ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्दो ये बाइक थोड़े ज़्यादा एज के लोगों की तरफ टारगेट किया गया था, लेकिन फिर भी इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा स्पोर्टी और बहुत प्लेजेंट हैं। अपनी 150 सीसी कैटेगरी में अगर आप GR 150 को देखेंगे वो बहुत प्लेन और बहुत सिंपल हो जाता है, तो ये लुक्स में उससे बाजी ले जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यही ग्राफिक्स कंटिन्यू होकर पीछे की तरफ आते हैं, टेल लाइट तक आते हैं और फिर टेल लाइट के ऊपर ये एक एल्यूमिनियम का ग्रैब हैंडल लगा हुआ है। ऑल्दो के होंडा ने स्टेट किया अपने ब्रोशर में कि ये बड़ा मुतासर कुन लगता है, लेकिन ये बाइक की जो लुक है ओवरऑल उसको बिल्कुल ही मार देता है, कहीं से भी मुतासर कुन नहीं है और बहुत ही अनप्लेजेंट लगता है। फिर एक चीज़ कि इसमें जो टर्न सिग्नल्स हैं वो फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे हेलोजन दिए हुए हैं। 3 लाख और 10,000 रुपये आप लगा के हेलोजन टर्न सिग्नल्स दे रहे हैं। कंपनीज़ को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि अगर वो आपको इतने पैसे चार्ज कर रही हैं तो ये उनके लिए 500 रुपये का भी ये चारों का सेट नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप इस बाइक का एग्जॉस्ट देखें तो एग्जॉस्ट इसके अंदर जो लगा हुआ है वो बेसिकली काफ़ी ब्रॉड एग्जॉस्ट है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम की जो हमारे पास क्लैडिंग होती है वो हुई है, जैसे कि आजकल स्टैंडर्ड क्रोम एल्यूमिनियम जो होता है वो बाइक्स में आ रहा है। तो ये इसकी ओवरऑल लुक्स थी। हाँ, एक चीज़ इसकी कि इन सब में जो आपके पास आते हैं इसके रियर वाले शॉक्स या आप कॉइल स्प्रिंग्स कहते हैं वो रेड कलर में आते हैं, एक काफ़ी अच्छा कंट्रास्टिंग टच देते हैं। बाकी अभी चलते हैं इसके मीटर की तरफ, तो इसका मीटर देखते हैं और उसमें 1-2 खास चीज़ें हैं और फिर जो इसकी आपके पास हैंडल और स्विच असेंबली है उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। जो इसका मीटर या आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कह लें वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी बाइक से। ये बेसिकली एक बैकलिट मीटर है और इसके अंदर आपको 2 सेपरेट क्लॉक्स मिलती हैं जिसमें पहली वाली आपका स्पीडोमीटर होता है जो कि आपको 140 तक इंडिकेट करता है और फिर उसके अंदर आपका एक ट्रिप मीटर है और ओडोमीटर है और फिर उसके साथ फ्यूल गेज है और फिर आपका जो रेव मीटर है जो RPM वगैरह इंडिकेट कर रहा होता है। एक चीज़ इसमें आपको गियर इंडिकेटर यहाँ पे 1 से लेके 5 तक आपको गियर पहले से इंडिकेट हैं, वो जो जिस गियर में आप होते हैं तो वो उसमें जो बैक लाइट है वो ऑन हो जाती है। बाकी टर्न सिग्नल्स हैं। फिर स्विच असेंबली की तरफ आएँ तो इस बाइक के अंदर एक खास ऑप्शन है कि इसमें आपके पास डिपर भी मौजूद है जो यहाँ फ्रंट पे है और फिर इसी के साथ आपका लाइट हाई लो और जो स्टैंडर्ड आपकी स्विच असेंबली है वो होती है। राइट साइड के ऊपर आपके पास इसकी जो हेडलाइट है उसके कंट्रोल्स हैं और उसके बाद नीचे आपका स्टार्टर बटन है जो इसकी स्टार्टर मोटर है उसके लिए। तो अभी चलते हैं बाइक की इंजन डिटेल्स डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। बाइक का इंजन हम डिस्कस करते हैं तो इंजन इसका काफ़ी स्पेशल है। ये वैसे तो होंडा चाइना की तरफ से ये इंजन बनाया गया है। ये एक 125 सीसी को ओवरबोर करके 150 सीसी बनाया गया है। तो जैसे कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान में 150 सीसी अवेलेबल है तो उनकी तरह ये कंप्लीट 150 सीसी इंजन नहीं है, क्लीन शीट इंजन नहीं है जो कि ग्राउंड अप से बिल्ड किया गया है। तो लेकिन ये इंजन इस वक्त अपनी नीश के अंदर 150 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहे। तो ये इंजन है बेसिकली एक OHC इंजन 150 सीसी सिंगल सिलेंडर और ये 4 स्ट्रोक है और
सिंगल ओवरहेड कैम है और एयर कूल्ड इंजन है। तो इसके साथ इसमें डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर है। वैसे तो ट्रेडिशनल हमारे पास बटरफ्लाई कार्बोरेटर्स आते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा ये डाउन स्टेप है इसमें कि इसमें डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर्स है। बेसिकली इसका इंजन जो हॉर्स पावर इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है वो 17.5 हॉर्स पावर है अराउंड 10,000 आरपीएम पे, और 12.8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इसके हॉर्स पावर के फिगर्स बहुत ज़्यादा अस्टॉनिशिंग थे मेरे लिए, बहुत सरप्राइजिंग थे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 17.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्योंकि हमारे पास जो 150cc कैटेगरी में बाइक्स आ रहे हैं इस वक्त, उनमें GS 150 SE जो मेरे पास अभी यहाँ पे खड़ा भी हुआ है, और फिर GR 150 हाई स्पीड इन्फिनिटी 150, तो GR 13.8 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, ये उससे अराउंड 4 हॉर्स पावर ज़्यादा है। इंपोर्टेड कैटेगरी में देखें तो बेनेली का TNT 150, तो वो भी अराउंड 14 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हॉर्स पावर जो इसकी है वो जाके मिलती है बेनेली के 180S के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 18 हॉर्स पावर 9000 आरपीएम पे। लेकिन इसकी पावर जो है वो पावर बैंड इसका काफ़ी हाई आरपीएम पे आता है, आपको अवेलेबल होता है 10,500 आरपीएम पे। लेकिन इसकी एक डाउन साइड ये है कि अगर इस हॉर्स पावर के साथ इसकी टॉर्क अराउंड 15 या 16 होती तो तब ये काफ़ी सिग्निफिकेंट होती, और फिर ये जो ड्रैग रेसेस में बाकी बाइक्स को पीछे छोड़ देता या उनको बिल्कुल भी करीब ना आने देता। लेकिन इसका एक चीज़ हमने देखी, काफ़ी जगह पे कंपैरिजन देखा परफॉर्मेंस का, वो यही था कि ये परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लैग करता है। वो शायद इस वजह से है कि अपनी स्टाइलिंग की वजह से और अपने एर्गोनॉमिक्स की वजह से। बाकी इंजन के जो स्पेक्स हैं, इवन के एक बड़ी ही जानी मानी बाइक्स की वेबसाइट अल्टीमेट स्पेक्स, उन्होंने भी इसको 17.5 हॉर्स पावर रिकॉर्ड किया है, जो कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स हैं उनमें इतनी हॉर्स पावर कोई भी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। लेकिन टॉर्क के कंपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग करता है। और एक और चीज़ कि होंडा के इंजन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा आती थी, तो ये इंजन स्पेसिफिकली बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है, जो कि इसकी वाइब्रेशंस को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देता है। तो ये राइड काफ़ी स्मूथ होती है इसकी और बहुत कंफर्टेबल है। और आपको इसका फुल पावर अनलीश करने के लिए आपको इसको काफ़ी हाई आरपीएम्स पे लेके जाना पड़ता है। लेकिन ये है कि अनलाइक YBR जो कि इतने ज़्यादा हाई आरपीएम्स पे जा नहीं सकता, वो अराउंड 9000 जाके बस कर जाता है, ये 10,500 पे जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और चूँकि ये होंडा का बाइक है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी चलते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, इसकी गियर बॉक्स, इसकी फ्यूल एवरेज, और उसके बाद इसकी जो राइड हाइट है और शॉक्स और ब्रेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखते हैं। चलते हैं इस बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये कि इसमें ट्रेडिशनल किक स्टार्ट और उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी आता है। फिर इसका जो गियर बॉक्स है 5 स्पीड कांस्टेंट मैश है, 1 फॉरवर्ड एंड 4 बैकवर्ड। तो उसके बाद एक ख़ास चीज़ कि इसके जो फुट पैक्स हैं फ्रंट वाले भी रिट्रैक्टेबल हैं, ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। फिर ये कि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके पास 168 mm की है, सेम एज़ YBR। तो आपको ऑफ रोडिंग के लिए ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। फिर जो इसकी सीट हाइट है वो भी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 762 mm। तो ये सीट हाइट अच्छी है इवन कि एक शॉर्ट राइडर के लिए भी, और कंफर्टेबल है, आपको ये तंग नहीं करेगी। फिर इसके बाद मज़ीद जो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में एक चीज़ आती है वो ये है कि इसका जो वेट है वो 124 kg इसका ड्राई वेट है। वैसे जो GS है वो 114 kg उसका ड्राई वेट है, तो इसके वेट इतना ज़्यादा नहीं है। इवन के जो GR 150 है वो 133 kg का है, तो ड्राई वेट इसका काफ़ी अच्छा है। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, जो कि एवरेज आपको ये देता है 42 to 45 किलोमीटर पर लीटर। 1.4 लीटर का इसके अंदर रिजर्व आता है। बाकी अगर हम इसकी ब्रेक्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट पे आपके पास ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक आती है, रियर पे आपके पास ड्रम ब्रेक की आती है। और इसके 18 इंच के 5 स्पोक एलॉय व्हील्स हैं, डाइकास्ट व्हील्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और इनके ऊपर फ्रंट पे 80/100 का टायर है, जबकि रियर के ऊपर 90/90 का है, जो कि आपको एक अच्छी रोड ग्रिप प्रोवाइड करता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें फ्रंट के ऊपर आप बस टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं, जबकि रियर में आपके पास स्विंग आर्म माउंटेड वही कॉयल स्प्रिंग डैम्पर्स हैं। रियर वाले 93 mm का उनका ट्रैवल है, तो उनका थोड़ा सा स्टिफ सीन हो जाता है,
बाकी फ्रंट वाली बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी सस्पेंशन है। तो बेसिकली सस्पेंशन की और कंफर्ट के लिहाज से ये बाइक बहुत अच्छा है। राइडिंग पोजीशन बहुत अच्छी है और इवन ग्राउंड क्लियरेंस भी जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी है। तो अभी चलते हैं ज़रा इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। इस बाइक की थोड़ी सी डाउन साइड अगर हम डिस्कस करें तो उनमें पहली चीज़ ये आएगी कि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं। बाकी ये कि इसका आपका मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी होता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको परफॉर्मेंस के जो फिगर्स स्टेट किए गए हैं वो कम्प्लीटली ये मीट नहीं करता परफॉर्मेंस फिगर्स अपने। प्लस ये बाइक काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है, 3,10,000 रुपये में आपको जाके पड़ता है ये बाइक। तो मज़ीद ये कि ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है होंडा की तरफ से, लेकिन यहाँ पे प्राइस हाइक की वजह से आम आदमी की पहुंच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।